वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल में स्वागत है। जरा सोचिए, एक 11 साल का लड़का जो राजा है और सिर्फ 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वो एक भगोड़ा बन जाता है। जी हाँ, ये कहानी उसी लड़के की है जिसने अपना सब कुछ खो देने के बाद इतिहास के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि कोई आखिर जीरो से, शून्य से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कैसे कर सकता है। बाबर की जिंदगी जानते हैं, इसी सवाल का एक जीता जागता एक असाधारण जवाब है। तो चलिए साथ मिलकर उनकी इस हैरान कर देने वाली यात्रा को और करीब से देखते हैं। महज 3 साल, और इन 3 सालों में बाबर की दुनिया पूरी तरह पलट गई। वो अर्श से सीधा फर्श पर आ गया। सोचिए, एक राजा से एक बेघर, एक निर्वासित राजकुमार तक का सफर। और ये तो सिर्फ उन जबरदस्त चुनौतियों की शुरुआत भर थी जिनका सामना उसे इतनी छोटी सी उम्र में करना था। तो कहानी का पहला अध्याय, एक राजकुमार जिसके पास अपना कोई राज्य नहीं था। देखिए, बाबर की रगों में जो खून दौड़ रहा था वो कोई मामूली नहीं था। एक तरफ पिता की ओर से वो एशिया को दहला देने वाले तैमूर का 5वीं पीढ़ी का वंशज था, और दूसरी तरफ मां की ओर से चंगेज खान का 14वीं पीढ़ी का। विरासत में उसे मिला तो था फरगना का एक छोटा सा राज्य, लेकिन उसकी नस नस में जो ख्वाहिशें थीं, जो महत्वाकांक्षाएं थीं, वो उस छोटे से राज्य की सीमाओं से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। और उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, उसका जुनून था समरकंद। वही समरकंद जो उसके परदादा तैमूर का महान शहर था। इसे पाने के लिए उसने अपनी पूरी जवानी लगा दी। सचमुच 1497 में दूसरी कोशिश में जीता भी, लेकिन महज 100 दिनों में हाथ से निकल गया। फिर 1501 में तीसरी बार जीता। इस बार 8 महीने राज किया, पर फिर से उसे खदेड़ दिया गया। ये जो जीत और हार का सिलसिला था ना, इसी ने बाबर को अंदर से एक फौलादी योद्धा बना दिया। ये जो दर्द भरे शब्द है ना, ये किसी और के नहीं, खुद बाबर के हैं। सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास अपनी जमीन नहीं, अपना घर नहीं, हर साल एक नई जगह, हर दिन एक नई लड़ाई। उसकी जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाले सफर जैसी थी। अब देखिए, मध्य एशिया का जो रास्ता था, उसे ताकतवर उज़्बेकों ने उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। और यहीं बाबर को एक कड़वा सच मानना पड़ा कि समरकंद का जो सपना वो बचपन से देख रहा था, वो अब कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी नजरें एक नई दिशा में घुमाईं, एक नई किस्मत की तलाश में। और वो नई दिशा थी अफगानिस्तान। हुआ ये कि काबुल में राजनीतिक हालात बहुत बिगड़े हुए थे। बाबर ने इसी उथल पुथल का फायदा उठाया और 1504 में शहर पर कब्जा कर लिया। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये सालों की भटक्कन के बाद मिला एक घर था, एक मजबूत ठिकाना। और फिर 1507 में उसने मिर्जा की उपाधि छोड़ दी और अपनाया शाही खिताब बादशाह। ये दुनिया को एक सीधा संदेश था कि वो अब कोई छोटा मोटा राजकुमार नहीं, बल्कि एक सम्राट है। और यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा अध्याय, भारत का बड़ा दाव। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक ऐसा जुआ था जिसमें बाबर ने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दाव पर लगा दिया था। अब देखिए, 1526 में पानीपत का मैदान, एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर के मुट्ठी भर सैनिक। देखने में तो बाबर की फौज एकदम बौनी लग रही थी, ताकत पूरी तरह से लोदी के पाले में थी। लेकिन बाबर अपने साथ सिर्फ सैनिक नहीं लाया था, वो लाया था नई तकनीक और एक बहुत ही चालाक रणनीति। और ये चालाक रणनीति थी बाबर का तुरुप का एक का तुलगुमा नीति। मजे की बात यह है कि ये रणनीति उसने अपने कट्टर दुश्मनों उज़्बेकों से सीखी थी। इसमें होता क्या था कि सेना का एक छोटा हिस्सा दुश्मन को सामने से उलझाए रखता था, और तभी सबसे तेज घुड़सवार टुकड़ियां किनारों से घूमकर दुश्मन पर पीछे से हमला कर देती थी। मतलब दुश्मन को एक ऐसे जाल में फंसा लेना जिससे निकलना नामुमकिन हो। तुलगुमा के साथ साथ बाबर के असली खुफिया हथियार थे बारूद और रफ्तार। उत्तर भारत की किसी बड़ी लड़ाई में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हो रहा था। मैचलॉक बंदूकें आग उगल रही थीं। तोपों की कान फाड़ देने वाली आवाज और धुएं ने लोदी के विशालकाय हाथियों को इतना डरा दिया कि वो बिधक गए और अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। पूरी सेना में दहशत फैल गई। और नतीजा, बस कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। सुल्तान इब्राहिम लोदी जंग के मैदान में मारा गया, और एक भगोड़ा राजकुमार अब हिंदुस्तान का बादशाह था। लेकिन हिंदुस्तान को जीतना एक बात थी, और उस पर हुकूमत करना बिल्कुल दूसरी। और यहीं से शुरू होता है तीसरा अध्याय, एक साम्राज्य का निर्माण।
अब बाबर को एक विजेता से एक संस्थापक बनना था और यह सफर पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। देखिए, अगर बाबर ये सोच रहा था कि पानीपत उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अब उसका सामना होने वाला था मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा से। एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म उसकी बहादुरी की कहानी कहते थे, और उन्होंने अपने झंडे के नीचे लगभग सभी राजपूत ताकतों को इकट्ठा कर लिया था। और 1527 में खानवा के मैदान में हालात फिर से वही थे। बाबर की सेना एक बार फिर राणा सांगा की फौज के सामने बहुत कम थी, लगभग आधी। राणा सांगा का खौफ और उनकी विशाल सेना को देखकर बाबर के सैनिकों के हौसले पस्त हो चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने लड़ने से ही इनकार कर दिया था। और इसी नाउम्मीदी के पल में बाबर ने वो किया जो एक महान लीडर करता है। वो अपनी सेना के सामने आया, उसने अपने सोने के शराब के प्याले जमीन पर पटक कर तोड़ दिए और हमेशा के लिए शराब छोड़ने की कसम खाई। उसने इस लड़ाई को सिर्फ जमीन की जंग नहीं बताया, बल्कि इसे धर्म के लिए एक पवित्र युद्ध यानी जिहाद का नाम दिया। ये एक हारी हुई बाजी को एक मिशन में बदल देने जैसा था, और इस एक भाषण ने उसके सैनिकों में जैसे नई जान फूंक दी। और उसका ये भाषण काम कर गया। बाबर के जोश से भरी सेना ने खानवा में एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की जिसने हिंदुस्तान में उसकी तकदीर लिख दी। सबसे बड़ा राजपूत खतरा अब खत्म हो चुका था। इस जीत में यह साफ कर दिया कि बाबर कोई लुटेरा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का नया हुक्मरान था। पानीपत और खानवा के बाद भी बाबर रुका नहीं। अगले 2 सालों में उसने एक के बाद एक 2 और बड़ी लड़ाइयां जीती, चंदेरी और घाघरा। इन 4 जीतों ने एक एक करके उसके सभी बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया, चाहे वो दिल्ली के अफगान हों, मेवाड़ के राजपूत या फिर पूरब में बचे खुचे अफगान। उसने बहुत ही सधे हुए तरीके से अपने साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। और अब आता है आखिरी अध्याय, विजेता की विरासत। जंग तो जीत ली गई, साम्राज्य की नींव भी रख दी गई, लेकिन बाबर ने अपने पीछे छोड़ा क्या? बाबर सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो एक लेखक भी था। और उसकी आत्मकथा बाबरनामा सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इतिहास का एक अनमोल खजाना है। सोचिए, उस जमाने में ये बात सुनी भी नहीं जाती थी कि कोई बादशाह अपनी जीत के साथ साथ अपनी हार, अपनी गलतियां और अपने दिल की बातें इतनी बेबाकी और ईमानदारी से लिखे। तो इतनी सारी लड़ाइयां, इतनी बड़ी बड़ी जीत, एक पूरे के पूरे साम्राज्य की बुनियाद। अंदाजा लगाइए ये सब कितने वक्त में हुआ होगा। जवाब हैरान करने वाला है, सिर्फ 4 साल में। और यही शायद सबसे हैरान कर देने वाला सच है। पानीपत की पहली जीत के बाद बाबर ने हिंदुस्तान पे सिर्फ 4 साल हुकूमत की। 1530 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उन 4 छोटे से तूफानी सालों में उसने एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद रखी जिसने आने वाले 300 से भी ज्यादा सालों तक भारत पर राज किया और इस देश की कला, संस्कृति और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, कौन था बाबर? एक दूरदर्शी संस्थापक जिसने भारत को एक महान साम्राज्य दिया, या एक बेरहम हमलावर जिसने एक विदेशी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया? इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है, और यही इतिहास की खूबसूरती है जो हमें चीजों को अलग अलग नजरियों से देखने पर मजबूर करती है। तो वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आगे और किन टॉपिक्स पर आप ऐसी ही गहरी जानकारी चाहते हैं।